तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि वन शॉट की सीरीज चल रही है। इसके पहले वन शॉट का एक लेक्चर आ चुका है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे वेरिएशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस जितने हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसकी सीरीज लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। देखो बेटा फ्लक्स क्या है, सबको पता है कि फ्लक्स को कहते हैं फ्लो, फ्लक्स को बोलते हैं फ्लो। तो बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फ्लो को बेटा फ्लक्स कहते हैं। सपोज दैट कि आपके पास एक सरफेस है, ये सरफेस है। अब इस सरफेस में एक समस्या है, इसकी मेरा ध्यान सुनिएगा। इस सरफेस में हमारे पास ये बेटा एरिया वेक्टर है। अब पहले हम जान ले एरिया वेक्टर क्या होता है। तो आपको पता है एरिया स्केलर क्वांटिटी भी है और एरिया वेक्टर क्वांटिटी भी है। जब एरिया डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट होने लगे तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक ये सरफेस है, इस सरफेस का मैं एरिया वेक्टर कहूं तो ऑलवेज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। परपेंडिकुलर आउट मतलब ये सरफेस है तो इस सरफेस का ये एरिया वेक्टर होगा। अगर मैं इस सरफेस को ऐसे कर्व करूं तो कुल मिला के एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ कैसा रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। हमेशा कैसा रहना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो पहले थोड़ी सी बात कर लो, पहले एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर क्या है, मान लो कोई कहे आपसे एरिया वेक्टर क्या है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन, प्लेन से परपेंडिकुलर कहां जाए बेटा, आउटवर्ड जाए, उसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। सपोज दैट इस सरफेस का एरिया ds है, इस सरफेस का एरिया ds है, तो बेटा ये बना ds वेक्टर। तो अगर मैं आपसे ds वेक्टर कहूं तो n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगा, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या लिखोगे बेटा, वेक्टर ds अपॉन अंकित मॉड ds। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। मान लो एक्स एक्सिस में है तो ये आई कैप लिखोगे, वाई एक्सिस में जे कैप लिखोगे, जेड एक्सिस में है तो के कैप लिखोगे। वेक्टर ds उसका एरिया जो आपने क्रॉस सेक्शनल लिया है अपॉन में उसका मॉड। तो क्या बच्चों मैं वेक्टर ds की जगह एन कैप मॉड ds लिख सकते हैं। वेक्टर ds की जगह एन कैप मॉड ds। अगर आपसे मैं कहता कि एक कॉइल एक्स वाई प्लेन पे रखी है, अगर बेटा एक्स वाई प्लेन पे रखी है तो खुद सोचो एक्स का परपेंडिकुलर और वाई का परपेंडिकुलर शायद जेड एक्सिस होगा, एक्स और वाई का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा। तो बेटा एन कैप वेक्टर ds अपॉन मॉड ds। पहली बात पता चली एरिया वेक्टर स्केलर है एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन होती है, जिसका फॉर्मूला एन कैप इक्वल वेक्टर ds अपॉन मॉड ds। एन कैप क्या है, अगर एक्स वाई में होगा तो जेड में होगा। सपोज दैट मान लो आपके पास 2D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। क्या बच्चों को पता है 2D स्ट्रक्चर को ओपन सरफेस कहते हैं, हम लोग 2D स्ट्रक्चर को ओपन सरफेस कहते हैं। अगर ओपन सरफेस कहते हैं तो मान लेते हैं कि आपके पास ये एक फिगर दिया गया और ये कॉइल रख दी गई। ठीक बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो क्या बताओ ये जो कॉइल आपने रखी है ये आपने एक्स जेड में रखी है, तो एक्स जेड में रखी है तो इसका एरिया वेक्टर एक्स जेड में कुछ इस तरीके से जाएगा। क्या ऊपर वाला एक्सेस वाई है, ऊपर वाला एक्सेस, लेकिन समस्या है कि नीचे भी तो जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो क्या मैं सीधे सीधे एक काम करूं, इस फॉर्मूले में अप्लाई करूं, तो क्या आपको वेक्टर ds इक्वल एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और वो डायरेक्शन क्या है, y का यूनिट वेक्टर j कैप, y का यूनिट वेक्टर j कैप इनटू मॉड ds। बेटा जो भी आपको एरिया दिया हो, मैं यहां मान लेता हूं पाई आर स्क्वायर, मान लेता हूं पाई आर स्क्वायर, होने को कुछ और भी हो सकता है, तो ये लिख सकते थे। लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी भी है, इसकी चेंज कर सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ds इक्वल भाई माइनस जे कैप भी तो आता है। अरे भाई ऊपर वाई एक्सिस है तो डाउनवर्ड भी तो माइनस वाई है, तो माइनस जे कैप पाई आर स्क्वायर हम दोनों लिख सकते हैं। अगर कोई कॉइल एक्स वाई में रखी है तो उसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में एक्स जेड में है तो वाई एक्सिस में होगा, और वाई जेड में है तो बेटा एक्स एक्सिस में होगा।
बोलो इतनी बात ठीक है। लेकिन ऐसा ना कहना कि प्लस वाला ही होगा, इट हैव टू चांस ऑफ नेगेटिव एक्सेस आल्सो, उसके नेगेटिव एक्सेस की भी बात कर सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, ये तो बात 2D की थी। जब बच्चों हम लोग 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और 3D स्ट्रक्चर ऑलवेज क्लोज, हमेशा कैसे माने जाते हैं? क्लोज माने जाते हैं। अगर क्लोज माने जाते हैं तो इसका एरिया वेक्टर, मान लीजिए आपने ये बनाया सरफेस, ये आपका सरफेस था, ठीक, ये 3D स्ट्रक्चर, मैंने कहा इसका एरिया वेक्टर, तो बच्चा इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस सरफेस का, इस सरफेस का, इस सरफेस का, पीछे वाली का, ठीक भाई, सामने वाली का इधर, और पीछे वाली का पीछे। अब इसमें एरिया वेक्टर हमेशा कहां लेना, कहां पे लोगे? आउटवर्ड। कहां लोगे? आउटवर्ड। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड लेते हैं, इनवर्ड नहीं लेते हैं। तो इतना ध्यान रखना, ऑलवेज एरिया वेक्टर टेकन इन आउटवर्ड, हमेशा कहां लोगे बच्चा? आउटवर्ड लोगे। किसमें? 3D स्ट्रक्चर। 3D को क्या कहते हो? क्लोज सरफेस कहते हो। क्या बोलते हो? क्लोज। ये तो बात हो गई एरिया वेक्टर की। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? फ्लो ऑफ फील्ड लाइन। मान लो ये सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है, इस सरफेस का ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक। हमने फील्ड लाइन यहां से बेटा फ्लो कराई कुछ इस तरीके से, मान लो ये फील्ड लाइन फ्लो कराई, ठीक। ये फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी। देखो क्या ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री। लेकिन जरा गौर से देखो, इस प्लेन सरफेस के साथ फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है। मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, बोलता है पैरेलल, और लोग लगा देते हैं थीटा 0। तो पैरेलल जब कहे तो थीटा 0 नहीं लगाया जाता, थीटा 90 लगाया जाता है, क्योंकि पैरेलल बोलता है सरफेस को, पैरेलल बोलता है, देखो एरिया वेक्टर ऊपर है, ये फील्ड लाइन ये तो परपेंडिकुलर है, तो आप तो पैरेलल कह रहे थे। तो हम दो बातों को पकड़ेंगे, सिर्फ क्या क्या, इसको ध्यान देखो। पहले इतना सब ठीक है, हटा दे रहा हूं, ओके। अब देखो आपसे मान लो कह रहा है कि तो हमको दो बातें याद रखना, हमेशा थीटा कौन सा लेना बेटा? हमेशा थीटा लेना जो फील्ड लाइन का एरिया वेक्टर के साथ बन रहा हो। जो फील्ड लाइन का किसके साथ बन रहा हो बेटा? एरिया वेक्टर के साथ, वही एंगल लेना आप लोग। सरफेस के एंगल को टच मत करना, सरफेस के एंगल को टच मत करना। जैसे मान लो ये है, ठीक, ये एरिया वेक्टर है, हमने बेटा फील्ड लाइन ऐसी दी, ये फील्ड लाइन जा रही थी, तो हमको इतनी बात तो पता चल गई कि भैया फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अगर फील्ड लाइन की एरिया वेक्टर के साथ डायरेक्शन सेम है तो बेटा फाई ई इक्वल सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबको पता है। सरफेस का मीन जितने सरफेस का ले रहे हो आप, तो अगर सोचो ई सरफेस इंटीग्रल डी ए, क्या यहां पर थीटा 0 डिग्री दिख रहा है? सॉरी, कॉस 0। कितना बेटा? cos 0, और cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो बताओ कितना फ्लक्स मिला? EA। बेटा फ्लक्स कितना मिला? EA। बोलो इतनी बात ठीक है। लेकिन मैं एक बात को फिर से रिपीट कर दूं, डाउट क्या है यहां पर? अगर सरफेस बोल रहा है तो थीटा जितना भी लेना जस्ट अपोजिट लेना। अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 डिग्री, थीटा क्योंकि एरिया वेक्टर इसका बाहर है। अगर सरफेस को पैरेलल कह रहा है तो थीटा 90 डिग्री। बोलो बात याद रहेगी। तो ऑलवेज टेक एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। हमेशा किसके बीच एंगल लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में लोगे। इतनी बात ठीक है। सपोज दैट मैं बेटा स्ट्रक्चर को बदल देता कुछ ऐसे, तो इसका बताओ एरिया, ये इसका एरिया वेक्टर बाहर, मान लो ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है बेटा, एंगल कितना? थीटा। आपने कहा फ्लक्स मैक्सिमम तभी मिलेगा जब ई एंड ए आर पैरेलल। क्या सही बोला मैंने? क्या ई एंड ए आर पैरेलल होना चाहिए कि नहीं? सरफेस नहीं बोला मैंने, ई एंड ए पैरेलल बोला, ठीक बोला। सरफेस बोलता तो परपेंडिकुलर बोलता, ठीक है। तो बेटा एक काम करो, क्यों ना इस ई को उठाकर ए की तरफ ले आओ, इस ई को उठाकर ए की तरफ ले जाओ, या इस ए को उठाकर ई की तरफ ले आओ। तो अगर इस ए को ई की तरफ लाओगे तो
ए कॉस थीटा। तो बताओ फ्लक्स क्या मिला, ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स क्या है, फ्लो ऑफ फील्ड लाइन। फ्लक्स क्या है, फ्लो ऑफ फील्ड लाइन। बोलो इतना डाउट दूर हुआ। ऑलवेज टेक एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। कंफर्म, ओके ठीक। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और इसका तरीका लिखने का, कुछ बुक्स में कुछ लोग ऐसे याद करते हैं फाई ई इक्वल ई डॉट डी ए। तो बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फील्ड लाइन विद एरिया वेक्टर। तो डेफिनेशन का तरीका अपने पास है कि आप कैसे याद करना चाहते हैं। यूनिट बना लीजिए बेटा, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम इंटू बच्चा मीटर स्क्वायर। क्या बेटा ई की एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर इंटू बेटा मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर। तो क्या बन गई, वोल्ट मीटर। क्या बन गई, वोल्ट इंटू मीटर। ई की वोल्ट पर मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गई, वोल्ट इंटू मीटर बन गई। बोलो बात कंफर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए एक टॉपिक यहां छोटा सा मिल रहा है बार बार, फील्ड लाइन। तो उसको जरा एक मिनट में आप देख लो। फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो बेटा ओरिजिनेट हो प्लस से, जो ओरिजिनेट हो प्लस से और इनवर्ड हो निगेटिव में, इनवर्ड हो नेगेटिव में, उसको क्या कहते हैं बच्चा, फील्ड लाइन। एक इमेजिनरी लाइन जो प्लस से टर्मिनेट होकर माइनस की तरफ जाती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक। मैं स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको बता रहा हूं। मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बेटा प्लस से निकली माइनस की तरफ, ठीक, प्लस से निकली माइनस की तरफ, मतलब प्लस क्यू है, प्लस क्यू है तो फील्ड लाइन बाहर भागती है, फील्ड लाइन बाहर भागती है। माइनस है तो, अरे आपने कल ही पढ़ा, परसों पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भागती है अवे, और निगेटिव के लिए अंदर। ये वही तो बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती, पॉजिटिव से और निगेटिव की तरफ जाती है, ठीक। इतनी बात, पहला पॉइंट बेटा जो मेन है हमारे लिए। हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं बेटा। सबसे मेन चीज, डू नॉट क्रिएट क्लोज लूप। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बच्चा क्लोज लूप नहीं बनाती, ये क्लोज लूप नहीं बनाती। दूसरी बात बेटा ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन। बोलो बात ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फील्ड लाइन के, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपके पास ये चार्ज है +2q, ठीक, और यहां पर चार्ज है 4q, ठीक। थोड़ी देर के लिए मान लो ये शीला है, ये मुन्नी है। तो गाना सुना है, हाँ, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो गाना सुना होगा। हाँ हाँ समझदार हो। तो बेटा मान लो +2q के लिए यहां से बच्चा 4 फील्ड लाइन बाहर आ रही हैं +2q के लिए। तो 4q के लिए 4 तो नहीं निकल सकते क्योंकि मॉड बढ़ा रहे हो आप, चार्ज का मॉड बढ़ रहा है। तो चार्ज का मॉड बढ़ेगा तो भैया यहां से कितनी निकलेंगी, कितनी निकलेंगे बच्चा, 8 निकलेंगी। कितनी, 8, ठीक। मतलब जिसके पास जितना पैसा उतनी ज्यादा गाड़ी खरीदेगा, सीधी सी बात है भाई। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड चार्ज का होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा ठीक, ओके। अब बेटा मान लो आपके पास थर्ड पॉइंट, सबको पता है कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को बच्चा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, सबको पता है। अगर इंटरसेक्ट कर दें, अगर सक्षम इंटरसेक्ट कर दें बेटा, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखो 2 टेंजेंट है, एक ये जा रहा है, एक ही जा रहा है। एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन बेटा पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इट कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तीसरी बात बेटा, चौथी बात, मान लो आपके पास ये दिया पॉइंट, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये बीच वाला सी है बेटा। ऐसी फील्ड लाइन क्रॉस हुई, ठीक, कुछ इस तरीके से फील्ड लाइन क्रॉस हो रही। तो सबको पता चल रहा है कि ये ए और बी बराबर बराबर है और सी वाला दूर है। अरे भाई जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा पास कर जाए वहां फील्ड स्ट्रांग है,
और जहां से दूर दूर पास करें वहां की फील्ड वीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि बच्चा EA इक्वल EB, ये इक्वल EB, हाईली डेंस, लो डेंस, ये हाईली डेंस है, तो EA इक्वल EB ग्रेटर देन EC। भैया EA भी इसी से बड़ा होगा, EB भी इसी से बड़ा होगा, बट EA किसके इक्वल है? EB के इक्वल है। बोलो इतनी बात ठीक है? ठीक, अब आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर पे आते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि मान लीजिए ग्राफ बनाना है, कर्व फॉर्म में पोजीशन बनानी है, तो मान लीजिए कि आपके पास ये प्लस क्यू है और बेटा यहां पर माइनस क्यू दे दिया। कुछ ऐसे फील्ड लाइंस प्लस से बेटा माइनस की तरफ आ रही हैं, ठीक, प्लस से बाहर जा रही हैं, ठीक, और माइनस से अंदर आ रही हैं। ओके, तो अगर कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि Q1 अपान Q2 की वैल्यू बताइए, Q1 अपान, तो आप तुरंत गिन लीजिए कितनी लाइंस हैं। तो Q प्लस Q से कितनी निकली? 1 2 3 4 5 6, कितनी बच्चा? 6। माइनस Q में कितनी आई? 1 2 3 4 5। लेकिन समस्या सुनना, अगर ये मॉड है तो प्लस करना, अगर ये मॉड नहीं है तो क्योंकि -5 है, चार्ज में माइनस लगा हुआ है। अगर मॉड लगा है, गौर से देख लेना, मैग्नीट्यूड बोल दे अगर तो मॉड लगा देना, अगर ना कहे तो आप माइनस लगा लेना। बोलो बात ठीक है? ठीक है, इतनी बात सही है। तो ये थी कुछ मेन कॉन्सेप्ट जो कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। ये क्लोज लूप नहीं बनाती है बच्चा, ये जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां की फील्ड स्ट्रांग होती है, जहां पर बच्चा दूर दूर होती है वहां की फील्ड बच्चा वीक होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन के। अगर चार्ज Q के लिए 4 फील्ड लाइन निकाल रहे हो तो 2Q के लिए 8 निकलेंगी 100%। बोलो इतनी बात ठीक है? इतनी बात कंफर्म है? तो ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा दिमाग में, नहीं तो अगर भूल जाएंगे तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि फ्लक्स आपने पढ़ लिया, गॉस थ्योरम क्या है, क्योंकि बिना फ्लक्स के गॉस थ्योरम आप नहीं समझ सकते। गॉस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बेटा एक रिलेशन दिया है, किसके किसके बीच में? फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन दिया है, ठीक है, फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन दिया है, ठीक है, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम बेटा आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ा ध्यान सुनो बेटा। गॉस एक साइंटिस्ट है जिनका नाम चार्ल फ्रेडरिच गॉस है, ठीक है। इन्होंने एक सरफेस में रिलेशन बनाया है, एक रिलेशन दिया है बेटा फ्लक्स एंड चार्ज। मैं फ्लक्स कहूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स एंड चार्ज के बीच में, ठीक। क्या रिलेशन दिया है? इन्होंने कहा कि जो फाई ई है वो इक्वल होता है Q इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट के। इसी सरफेस का जो फ्लक्स है वो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। उस सरफेस ने कितना चार्ज घेर लिया है। जैसे मान लीजिए ये रूम है, ये रूम हमारा क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। साइंटिस्ट गॉस ने एक अपैरेंट सरफेस क्रिएट किया विच इज नोन एज गॉसियन सरफेस, जिसका नाम दिया गॉसियन सरफेस, बट इट इज क्लोज्ड फॉर एनी शेप एंड साइज। सिर्फ बंद होना चाहिए, उसका शेप और साइज कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि इस कमरे में 20 लोग बैठे हैं, इसका मतलब है सबके पास चार्ज है। जो इस रूम के अंदर है ये गॉसियन सरफेस है, तो फ्लक्स कैसे मिलेगा? जितना यहां का सबका टोटल चार्ज अपॉन में इस मीडियम की परमिटिविटी। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या मैं इस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन के टर्म में नहीं ला सकता था? भाई अगर ये चार्ज है, इस चार्ज को मैंने मान लिया अपैरेंट ये बंद हो गया, तो इस सरफेस को कह दिया गया एयर है। इसके अंदर क्या है? एयर है। एयर को मानकर, वैक्यूम मानकर ही गॉस थ्योरम एप्लीकेशन बनाते हैं। तो फाई ई किसके इक्वल? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सपोज दैट मेरे पास चार्ज है बच्चा, ये प्लस Q माइनस 2Q प्लस 3Q 4Q, और पता चला यहां सरफेस बना है,
यहां सरफेस बना है। इसका मतलब है कि ये चार्ज ले सकता हूं, मैं इस चार्ज को नहीं ले सकता। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ गॉस ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो किसी भी सरफेस का नेट फ्लक्स, किसी भी सरफेस का नेट फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is equal to the 1/ε0 times of total charge enclosed by the surface। और इतनी बात ठीक है बेटा। क्या मैं फाई ई को बच्चों सरफेस इंटीग्रल ई डीए कॉस थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं इस ई डीए कॉस थीटा को सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए लिख सकता हूं? क्या मैं बच्चों इसको Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? ध्यान रखना, यही मैक्सवेल की 4 इक्वेशन की पहली इक्वेशन है, जिसको कहते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो इतनी बात कंफर्म है? ठीक है। अब सॉल्यूशन को करना चाहो तो आप इजीली आसानी से कर सकते हो। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा। अगर बेटा हमारे पास ये एक सरफेस है, बेटा ये एक सरफेस है, ठीक। इस सरफेस पे हमारे पास दो एंगल होते हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आप जानते हैं आर्क अपान रेडियस होता है, आर्क अपान। लेकिन सॉलिड एंगल में एक खराबी होती है और एक खासियत होती है। खासियत यह है कि सॉलिड एंगल हमेशा कौन बनाता है? स्फेरिकल सरफेस हमेशा कौन बनाता है? ये इसकी विशेषता है। खराबी क्या है कि जो सरफेस बना रहा है वो सर्कुलर होता है। सॉलिड एंगल को जो सरफेस बनाता है वो सर्कुलर होता है, और बनता किस सरफेस में है? स्फेरिकल में। इसका मतलब है कि ये सरफेस पे मान लो बेटा हमने यहां पर एक एंगल बनाया, इस एंगल को हम कहते हैं डी ओमेगा। क्या बोलते हैं? डी ओमेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एरिया बना लेते हैं डीए, ये डीए। बोलो ठीक। यहां पर चार्ज रखा क्यू। बेटा क्यू के लिए फील्ड कहां भागी? बाहर की तरफ फील्ड चली गई। बोलो एरिया वेक्टर कहां? बाहर। क्या बेटा डायरेक्शन सेम? थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 0, शाबाश, कॉस 0 1 होता है। अरे वेरी गुड, मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था। कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1 होती है। अच्छा दिमाग लगाओ बेटा, फाई ई इक्वल क्या फॉर्मूला? सरफेस इंटीग्रल ई डीए कॉस थीटा, या क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं फॉर्मूले को चेंज करता हूं, ई सरफेस इंटीग्रल ई डीए, मैं कॉस 0 नहीं लिखूंगा, ठीक। बेटा बताओ ई सरफेस इंटीग्रल डीए ई कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस मान लो 4 पाई। बेटा पाई ई क्यू इनक्लोज अपॉन, बार बार कोई इनक्लोज नहीं लिखता, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक। तो बताओ ई कितना मिला? ई मिला बच्चा आपको, ये नहीं चलाओ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपको ऐसा सुनने नहीं लग रहा है कि के क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखो कुछ बुक्स में इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इस फॉर्मूले को इसके इक्वल कर देते हैं, इस फॉर्मूले को इसके इक्वल कर देते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं। ये भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ करना है अपोजिट करके, तो आप अपोजिट करके भी प्रूफ कर सकते हो। इसको उठा लीजिए। तो ये पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गॉस थ्योरम का, पहले आप इसको समझ लो। ई कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक समस्या है बेटा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एयर ही हो, भाई मीडियम हो सकता है। अच्छा मेरी बात बताओ, अगर मैं मीडियम यहां रख दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैंने ये कहा तो एप्सिलॉन नॉट, मैं ई मीडियम कहता तो एप्सिलॉन, ई मीडियम कहता तो क्या रिलेशन बनता? ऐसा नहीं दिख रहा है कि ई ए अपॉन ई एम इक्वल एप्सिलॉन अपॉन, भाई वो वाला ऊपर चला जाएगा। बोलो बात ठीक। क्या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं? क्या इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं? क्या सिंबल एप्सिलॉन आर होता है? होता है कि नहीं? अरे के भी होता है और एप्सिलॉन आर भी होता है। तो बेटा ई ए अपॉन ई एम बच्चा किसके इक्वल? के। देखो वही समस्या फिर आ गई जो फोर्स में थी कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा तो उतने ही टाइम फोर्स घट जाएगा,
उतने ही टाइम फोर्स, और यही फील्ड में भी है कि जो डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बोलो बात ठीक है, उतने ही टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बच्चा कम हो जाएगी। बोलो बात ठीक। अगर आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करने को कहे तो ये पता होगा, चार्ज Q से R डिस्टेंस पर कितनी फील्ड, सबको पता है पॉइंट चार्ज KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से इसको प्रूफ कर लो। कैसे, मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, उल्टा प्रूफ कर देता हूं। फाई E इक्वल E सरफेस इंटीग्रल dA cos 0 तो पता ही आपको। E चार्ज Q से R डिस्टेंस पर कितनी फील्ड, सबको पता, KQ बाई आर इंटू DA 4 पाई आर स्क्वायर। के कितना 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बताओ कितना बचा Q अपान, तो फाई E किसके इक्वल, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो भैया इसको प्रूव कर लो, आप चाहो इसको प्रूव कर लो, ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गॉस का। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गॉस, इट क्रिएट अ सरफेस which is closed for any shape and size. It is known as Gaussian surface. Gaussian surface, it is a apparent surface, not a real surface. It create a relation between flux and charge. ये किसके किसके बीच रिलेशन बताता है, फ्लक्स एंड चार्ज के बीच में। एक चार्ज अपने आप को बंद कर ले डब्बे में तो समझ जाना वो इनक्लोज होगा। अगर वो क्लोज सरफेस के बाहर है तो उसको हम लोग गॉसियन सरफेस में नहीं लेते हैं। ठीक है बात, ठीक है, नोट करो। चलिए अब देखते हैं बेटा, मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर दिया है और ये एक स्फीयर दिया है बेटा, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल r है बेटा, इसकी रेडियस कैपिटल R है। ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है। ठीक, यहां पर जो बेटा चार्ज दिया है इस स्फीयर A में, वो दिया है Q। ठीक, चार्ज दिया है Q। मैं आपसे अगर फ्लक्स पूछूं फाई E, तो क्या बच्चा, अगर मैं स्फीयर A के लिए पूछता हूं तो स्फीयर A के लिए एक ही चार्ज तो अंदर है Q, तो फाई E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर मैंने आपसे स्फीयर B के बारे में पूछा तो बच्चा B के लिए भी तो एक ही चार्ज अंदर है Q। अगर यहां Q1 Q2 Q3 अगर होते तो हम देख लेते कि वो इनसाइड है कि आउटसाइड। क्या बताओ, फ्लक्स का डिस्टेंस से कोई मतलब है, फ्लक्स का डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो भैया बताओ फाई कितना मिलेगा आपको, अभी Q अपान एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बात ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारे पास ये एक सरफेस है अंकित, एक सरफेस है बेटा, यहां पर चार्ज बेटा Q रखा है। ठीक, इस चार्ज Q से फील्ड लाइन बच्चे चारों डायरेक्शन में निकलेंगी। ठीक, चारों डायरेक्शन में। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं आपसे कह देता इसका नेट फ्लक्स बताइए, तो बच्चा इसका जो नेट फ्लक्स होगा शायद वो फाई E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा ठीक है, मैं इसको आधा कर दूं, आधा कटोरा सेमी स्फीयर, तो सोचो ऊपर की फील्ड लाइन तो जाएंगी नहीं, या अगर ऊपर होगा तो नीचे वाली नहीं जाएंगी। क्या फील्ड लाइन आधी हो गई, क्या फील्ड लाइन आधी हो गई, तो बताओ इसका अब फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा Q अपान। अरे अभी तो मैंने बताया था कि चार्ज अगर बढ़ा रहे हो तो फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, और फील्ड लाइन बढ़ जाती हैं तो भैया फ्लक्स भी तो बढ़ेगा। अच्छा, एक मेरे दिमाग में बात आई, एक फ्लक्स सरफेस से फ्लक्स इनसाइड अंदर की तरफ जा रहा है, तो जब सरफेस से फ्लक्स अंदर की तरफ जाता है तो कैसा होता है। फिर से मेरी बात सुनना, मान लो लेट ये सरफेस है, ठीक, ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे इंटर कर गई, सीधे समझना मेरी बात को, ठीक है, इंटर कर गए बेटा, यहां पर एरिया वेक्टर काटा, यहां पर एरिया वेक्टर काटा, ठीक बात। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, वेरी गुड, इधर, ठीक। लेकिन समस्या क्या है, फील्ड लाइन
तो भैया दोनों अपोजिट, थीटा 180, क्या फाई ई निगेटिव है? क्या मैं सही हूं? निगेटिव है। ठीक, अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड लाइन भी इधर है, तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव। क्या भैया ओवरऑल फ्लक्स? ओवरऑल फ्लक्स कितना है? 0 है। बोलो बात ठीक है? ओवरऑल फ्लक्स कितना? जब फ्लक्स इंटर करता है तो नेगेटिव होता है, और जब बाहर आता है पॉजिटिव। याद रहेगी बात? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आ जाओ, आपके पास ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक, ये क्यूब है। सच्चा बेटा ये क्यूब है, तो मैंने यहां पर बीच में एक चार्ज को रखा, बीच में एक चार्ज को रखा, ठीक, और फिर कहा फ्लक्स बताओ, तो फील्ड लाइन सबसे बाहर ऐसे बेटा, इधर इधर है ना, ऐसे, ठीक। तो बेटा कुल मिला के नेट फ्लक्स में पूछूं तो उसका नेट फ्लक्स बच्चा कितना आएगा? फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात, वेरी गुड। लेकिन समस्या है, अभी मैं एक फेस में रख दूं, एक फेस में, क्यूब में कितने फेस? 6 फेस। कितने फेस? 6। मैं फ्लक्स थ्रू ईच फेस, तो बच्चा फाई इक्वल क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई समस्या? क्यू अपान, अब भी एक समस्या है, मैं इसको कोने में रख दूं, एट कॉर्नर, मैं फेस में रख ही नहीं रहा हूं, एक कोने में रख दिया, इस कोने पे रख दिया, इस कोने पे। तो इसको बंद करने के लिए एक इधर, एक उधर, एक इधर, 3 हो गए। पीछे कितने? 4। पीछे कितने? 4। तो नेट कितने हो गए? 8। इसको कवर करने के लिए एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितने हो गए? 4। और इसको बीच में करने के लिए पीछे भी 4 लगाओ, इसको बीच में करने के लिए पीछे भी 4 लगाओ। तो भैया एक कॉर्नर से कहे तो फ्लक्स कितना? क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान। अच्छा अब ये एक समस्या ये कि एक कॉर्नर में तो आपने कह दिया क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, आपने ईच फेस का कह दिया क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, आपने नेट कहा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इस स्ट्रक्चर का कहा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, हाफ का कहा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिलेंडर में ऐसा हो सकता है? मान लो ये सिलेंडर है, ठीक, मैंने यहां चार्ज रखा, फील्ड लाइन निकली, चारों डायरेक्शन में जाएंगी, बताओ नेट फ्लक्स कितना? क्यू अपान एप्सिलॉन, आधा, तब भी कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? जल्दी बताइए, क्यू बाई, सुनाई नहीं दिया? बाई, तो तेज बोलो, तेज लगे हमको भी, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल एक्टिव मोड में रहे, एकदम बाइंडिंग एनर्जी एकदम सही रहनी चाहिए। ठंडी बहुत है तो ठंडी को मारो गोली, उधर देखो, तो फाई इक्वल क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात ठीक? बेटा एक समस्या मेरे दिमाग में थी, मान लो कोने में रखा, एक कॉर्नर पे रखा, और कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, इसके चांसेस क्या क्या है। तो बेटा अगर किसी चार्ज क्यू को कॉर्नर पे रखो तो वो 3 सरफेस से क्लोज पास करता है, वो ध्यान सुनना। अगर मैं किस क्यूब के एक कॉर्नर पे रखूं, वैसे तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन मैंने कहा मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बताइए चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, और मान लो कि आपने ये क्यूब दिया, ठीक, तो बेटा इस क्यूब के हिसाब से पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, ठीक, यहां पे मैंने रखा बच्चा चार्ज क्यू, बच्चा ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, ठीक। बेटा ये 3 सरफेस को तो कवर करेगा, जो सरफेस इस तरीके से है, यहां कोने पे रखा, इधर इधर इधर, 3 सरफेस तो उसने कवर किए। फिर ध्यान सुनना, भाई क्यूब को एज्यूम करना मन में, ये क्यूब है, यहां कोने पे चार्ज रखा, क्या ये चार्ज से फील्ड लाइन 6 के 6 में निकल जाएंगी? नहीं निकलेंगी, क्योंकि भैया एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, और एक सरफेस पीछे, यहां से कैसे निकाल दोगे? चार्ज तो बीच में होता तो चारों तरफ जाती, एक कॉर्नर पे है,
तो 3 फेस को, एक इसको कवर किया, एक इसको कवर किया और एक इसको कवर किया, मतलब 3 को तो कवर कर रही है, 3 को कवर कर रही है। इसका मतलब है 3 से फ्लक्स कितना, 0। बात को ध्यान सुनना, 3 से फ्लक्स कितना, जब अंदर गया तो प्लस और बाहर निकला तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब एक डायरेक्शन को जाती है तो नेट फ्लक्स कितना, 0। अभी तो आपने कहीं बताया था, ये देखो नेट फ्लक्स कितना, मतलब कुल मिला के ये है कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का नेट फ्लक्स 0। कितनी सरफेस बची, 3 बची, कितनी बची, अब बताओ नेट फ्लक्स कितना, तो Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से था, एक कॉर्नर का इनटू 3, तो कितना Q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अगर कह दे कि एक को चार्ज को कॉर्नर पे रख दिया, बताइए क्या क्या चांसेस हैं इसके साथ, तो चांसेस क्या क्या है कि 3 सरफेस को वो फ्लक्स क्या कर देगा, 0, क्योंकि फ्लक्स 0 कैसे हुआ, फील्ड लाइन क्रॉस हुई, जहां से एंटर हुआ प्लस, जहां से एग्जिट हुआ माइनस, तो नेट कितना, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात ठीक है। तो बताओ कितनी सरफेस बची, 3 बची, तो 1 से कितना निकला, Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपान इंटू 3, कितना Q अपान 24 एप्सिलॉन, कैसे जोड़ के देखो, Q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट, बताओ कितना आया, 3Q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। मुझे यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था मुझे, Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। बोलो मेरी बात समझ में आई, बात समझ में आई, नोट कर लें। चलिए अब देखिए हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन। सबसे पहले बेटा हम इनफाइनाइट चार्ज वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, ठीक है। हाँ, बात करके टाइम वेस्ट मत करो बेटा, समय बहुत कीमती है। यहां पर हमने बेटा एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर लिया। क्या आपको पता है बेटा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस पे तो हमारे पास डेंसिटीज मिलती हैं। पहली मिली थी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल Q बाई L, फिर आपको एक मिली थी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इक्वल सिग्मा इक्वल Q बाई A, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल Q बाई V। तो बस बात को ध्यान सुनो, मेरे पास एक रॉड है, ये इन्फिनिटी वाली रॉड है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रही है बेटा। अच्छा, गॉसियन सरफेस एक अपैरेंट सरफेस होता है। अच्छा, अपैरेंट सरफेस है तो मैंने इस रॉड से R डिस्टेंस पर, तो बेटा इस रॉड से सब जगह R, अब इधर साइड भी कितने डिस्टेंस पर लोगे, R, क्योंकि सेम होता है, अपैरेंट सरफेस है। तो बेटा ये क्या क्रिएट कर देता है, एक गॉसियन सरफेस, जो कैसा बन जाता है, सिलिंड्रिकल। कैसा बन जाता है बच्चा, सिलिंड्रिकल बन जाता है, ठीक, ठीक है। अब दिमाग लगाना, मैं यहां पर 3 पॉइंट मान लेता हूं, इसको R यहां लिख देता हूं, इसकी लेंथ को बच्चा L मान लेता हूं, और बेटा एक यहां पर मैंने एरिया वेक्टर काटा, और बेटा एक यहां पर मैंने एरिया वेक्टर काटा, और बच्चा एक यहां पर एरिया वेक्टर काटा। बोलो बात सही, क्या बच्चा ये प्लस है तो फील्ड लाइंस बच्चा ऐसे ऐसे निकलेंगी यहां से, बोलो बात सही है। क्या बच्चा इधर भी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, क्या इसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, क्या इसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, क्या फील्ड लाइन इधर जाएगी, क्या यहाँ का फ्लक्स 0 मिलेगा, बोलो बात सही, ठीक है। बात, यहाँ का एरिया वेक्टर नीचे, फील्ड लाइन इधर, तो बताओ फ्लक्स कितना, बोलो बात ठीक है, ठीक है, इतनी बात। लेकिन यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, ठीक, फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब है इतने से इतने के बीच में आपको फ्लक्स मिलेगा, और इस सरफेस में, इस कर्व सरफेस में आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। फाई ई इक्वल सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री, आपको पता है, ठीक। अच्छा, एक समस्या है, समस्या क्या, नेट फ्लक्स मान लो, कुछ लोग कहते हैं इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 1 और 3 का 0 है, 1 और 3 का, सिर्फ आपके पास कौन, 2 वाला किसके बीच में, कर्व सरफेस के बीच में, कर्व सरफेस के बीच में। अच्छा ठीक, तो मैं फ्लक्स कैसे निकालूं, फाई ई इक्वल बेटा ई कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ये cos थीटा 0 है, सरफेस इंटीग्रल डी ए, बेटा फाई ई कितना, Q अपान एप्सिलॉन नॉट,
बच्चा ई की नहीं पता बच्चा, एरिया 2 पाई आर एल। अपना पूछना कैसे, सरफेस एरिया कर्व कितना बच्चा, 2 पाई आर एल, ठीक है। अच्छा ठीक, तो बताओ बेटा ई कितना मिला, ई कितना मिला, Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इनटू आर एल। बोलो बात सही है, क्या सही है, ठीक। अच्छा ठीक है बेटा, बेटा Q बाई एल को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल क्या बच्चा, Q बाई, तो Q बाई एल को क्या लिखूं, लैम्डा लिखूं। तो लैम्डा क्या बेटा, इक्वल लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बेटा ई प्रोपोर्शनल 1 अपान आर, मतलब यहां पर रिजल्ट मिल रहा है ई प्रोपोर्शनल 1 अपान आर। रॉड से जितनी दूर जाओगे फील्ड उतनी कम होती जाएगी, फील्ड उतनी, अच्छा ठीक। लेकिन समस्या ये है कि इतना बड़ा याद करना थोड़ा कठिन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के कहते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल के 2 लैम्डा बाई आर। बोलो बात सही है, E कितना मिला बच्चा, के 2 लैम्डा बाई आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, कई बार कई पेपरों में पूछी जा चुकी है। बोलो बात ठीक है, ओके हटा देता हूं, 1 2 3 4 5 हो गया, हटा दूं, ठीक। अब देखिए, हाँ बाद में आप उसको रोक रोक कर देखें, चाहे पी कर देखें, लेकिन अभी मैं हटा देता हूं। अब बच्चा एक काम करते हैं, अब हम ले लेते हैं यहां पर जो सबसे मेन है हमारे लिए, नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट लेते हैं, क्योंकि इससे सारे डेरिवेशन हमारे प्रूव हो जाते हैं, ठीक। तो हमने बच्चा यहां पर ले लिया नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक, ये नॉन कंडक्टिंग सीट। हम किस सेकंड एप्लीकेशन में आ गए बच्चा, कौन सी, नॉन कंडक्टिंग सीट। खुशबू बहुत अच्छी आ रही भाई, हाँ वेरी गुड, शाबाश। हाँ फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें, हाँ चलिए कोई बात नहीं। ईश्वर को यहाँ पर भी एक स्विच देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, हाँ ठीक है बेटा। क्या करूं, इस सरफेस पे यहाँ पर एक सरफेस बनाया, ठीक, सिलेंड्रिकल सरफेस। बेटा तो अपैरेंट सरफेस बनाएगा कोई, गॉसियन सरफेस की खासियत है, तो अपैरेंट बना लो, जस्ट अपोजिट, ठीक। जैसे तुम लोग को ना पापा किसी चीज पकड़ लेते हैं, तुरंत अपैरेंट सरफेस बना लेते हो, एक मोबाइल छीन ले दूसरा ले जाते हो। अरे कहां से, अभी गर्लफ्रेंड को देना हो तो एक चोरी आता है, दूसरा पकड़ा जाते हो अपने आप को बेच के। हाँ नहीं है तो प्रयास करो, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। हाँ चलिए अब क्या करूं, हमारे पास 3 सरफेस, 1 2 और 3, ठीक बेटा। बेटा बताओ प्लस है तो फील्ड लाइन ऐसे भागेंगी, एक इधर और इधर, 2 सरफेस है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। इस सरफेस, इस पॉइंट पे बात करोगे तो इधर की तरफ बाहर, इस पॉइंट पे बात करोगे इधर की तरफ, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट, पहले मैं इस पॉइंट को लेता हूं, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, क्या मैं सही हूं, क्या इसकी फील्ड लाइन भी इधर ही जाएगी, बोलो ठीक, साथ में चले गए, अच्छा ठीक। इसका एरिया वेक्टर यहां अगर सरफेस ले लो, एरिया वेक्टर ऊपर, फील्ड लाइन बाहर, फील्ड लाइन बाहर, एरिया वेक्टर ऊपर, थीटा 90 cos 90 0, यहां का फ्लक्स 0। बोलो बात ठीक, इतने के बीच का फ्लक्स 0, सबका एरिया वेक्टर ऊपर, ठीक है। इतने का फ्लक्स एरिया वेक्टर नीचे, तो फ्लक्स कितना, बोलो बात ठीक। बचे आपके पास ये दो, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसकी फील्ड लाइन इधर आएगी, बोलो बात ठीक है, ठीक। तो बोलो यहां पर फ्लक्स कितना मिला, EA, अरे EA cos थीटा cos 0, ठीक। इधर कितना मिला, फाई इक्वल EA cos 0, बोलो कितना मिला EA। बोलो नेट फ्लक्स, कुछ लोग 0 लिख देंगे, इधर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, क्या लिखूं, 2EA, शाबाश 2EA, वेरी गुड। मैंने लिखा फ्लक्स फाई इक्वल 2EA, बोलो बात ठीक।
अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्लक्स क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान इक्वल बेटा 2EA। इतनी बात ठीक है। अच्छा एक बात सोचो बच्चा, Q को कुछ कहते हैं क्या? ये सरफेस 2D है और 2D की चार्ज डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ, सिग्मा बड़ी माँ इक्वल Q अपान ए। तो बोलो बताओ Q कितना? सिग्मा इंटू ए। अरे बड़ी माँ याद है ना? नहीं याद है? हाँ, KGF 2 देखो और बड़ी माँ मिलेंगी आपको। हाँ, अच्छा ठीक। चलिए, तो Q की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए से ए मर गया। बताओ ई कितना आया? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। ई इक्वल सिग्मा अपान, सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q अपान 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना? सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर का 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर का 3 सिग्मा। n मीटर स्क्वायर का शाबाश। इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात ठीक। क्या मतलब है? इस प्लेट में जितना भी चार्ज हो उससे कितनी भी डिस्टेंस पर पूछे, क्या डिस्टेंस का फर्क है? यहाँ पर डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं। ये पास में भी सेम रहेगी, दूर में भी, लेकिन एक बेटा एजम्पशंस है, इन्फिनिटी पर आप नहीं मान सकते। बुक्स कहती हैं ऑलवेज नियरेस्ट टू द नॉन कंडक्टिंग सीट, हमेशा नॉन कंडक्टिंग सीट के पास ही मिलेगा। कितना? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ऐसा मत कर देना इन्फिनिटी में इतना होगा। बोलो बात समझ गए? ठीक है, नोट कर लें। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड सीट, चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट। अब देखो बहुत ध्यान समझना, मैं एक साथ यहाँ 2-3 आपको डेरिवेशन बताऊंगा। मान लो मेरे पास एक ये सीट है बेटा, इसकी डेंसिटी है प्लस सिग्मा 1। इसका मतलब प्लस सिग्मा 1, इसका मतलब है कि यहाँ का जो चार्ज है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। और एक बेटा हमारे पास ये सेकंड ये वाली है प्लस, इसको मैं मान लेता हूं सिग्मा 2। हमारे पास 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, एक ए, एक बी और एक सी। मैं तीनों पॉइंट को यहीं सॉल्व कर देता हूं। पहले सी वाले को करता हूं बेटा। प्लस है तो फील्ड बाहर E2, बेटा प्लस है तो फील्ड बाहर E1। क्या बच्चों यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि E इक्वल E1 प्लस E2 है? E इक्वल E1 प्लस E2 है। ठीक है ना? क्या E1 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? चार्ज सीट अभी बताइए। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान, तो सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चा अगर दोनों सेम हो जाएं, लेट सपोज दैट इफ सिग्मा 1 इक्वल बेटा सिग्मा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो ई कितना बन जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल। बोलो इतनी बात ठीक। बेटा मैं बीच में कहूं प्लस है तो बाहर, इसकी वजह से बाहर क्या मान लूं? E2। क्या मान लिया? प्लस के लिए बाहर क्या मान लूं? E1। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो बेटा अगर यहां पर इस फॉर्मूले से लगाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा E इक्वल E1 माइनस E2। तो बोलो E1 कितना? सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बच्चा सेम हो जाए तो बोलो E कितना? 0। E कितना? अगर दो बेटा सेम चार्ज हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके बीच में आपसे फील्ड कहे, अगर दोनों मॉड में सेम हो तो 0 मिलेगी। मॉड में सेम है तो 0, अगर मॉड में सेम ना हो तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है। अब इधर आ जाओ, ए पर प्लस के लिए बाहर E1, प्लस के लिए बाहर E2। क्या बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा जो सी में मिला था वही ए में मिल रहा है? तो क्या मिल जाएगा? E इक्वल सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ठीक है बच्चा।
अब चाहो तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 को सेम कर लेना, तो E इक्वल कितना मिल जाएगा बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बोलो ठीक है। ऐसे ही बच्चा, ऐसे ही बाई चांस की बात है कि एक को कर दे प्लस, एक को कर दे प्लस और दूसरे को कर दे बेटा माइनस, दूसरे को कर दे माइनस, ठीक है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूं सिग्मा 1 और इसकी मान लेता हूं सिग्मा 2। ये पॉइंट मान लेता हूं C और ये पॉइंट मान लेता हूं B और ये पॉइंट मान लेता हूं A, ठीक है बेटा। मैंने अपोजिट कर दी, देखो प्लस माइनस, माइनस माइनस होगा तो सेम फिनोमिना, प्लस माइनस होगा तो बदल जाएगा। तो मैं कर देता हूं। तो पहले C को बेटा, माइनस है तो कहां जाएगी, उसी की तरफ, बोलो माइनस है तो कहां जाएगी, और प्लस है तो कहां जाएगी, बाहर। क्या बच्चा ऐसा नहीं लग रहा है कि E इक्वल E1 माइनस E2 होगा, E1 माइनस क्या बच्चा, E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा 2 अपान, अगर दोनों सेम हो गए तो कितना, 0। अगर दोनों सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम हो तो 0 बेटा। लेकिन बीच में देखो प्लस है तो बाहर E1, माइनस है तो उसी की तरफ E2, क्या ऐड हो रहे हैं, तो E इक्वल E1 प्लस E2, तो क्या बनेगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान, अगर सेम हो जाएंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात ठीक है बेटा। जो C में मिला वही A में मिलेगा, जो C में मिलेगा वही। अगर दो मेटालिक प्लेट बच्चा सेम नेचर की हैं और मॉड सेम है तो बच्चा कहां पे जीरो मिलेगी, अब बीच में। कहां जीरो मिलेगा, बीच में, और राइट साइड लेफ्ट साइड वाले जीरो नहीं होंगे। अगर दोनों अपोजिट है नेचर में फिर भी मॉड सेम है, मॉड सेम है, तो आउटसाइड जीरो मिलेंगी, आउटसाइड, लेकिन बीच में जीरो नहीं। अगर सेम है नेचर में, दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस, तो बीच में जीरो मिलेगा, ठीक। और अगर अपोजिट है तो बीच में कभी नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चा, आउटसाइड मिलेगा, ठीक है। इतनी बात ओके, नोट कर ले। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल कहो बेटा, चाहे कंडक्टिंग में हॉलो कहो और चाहे सॉलिड कहो, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक। अब ये हॉलो हो और चाहे सॉलिड हो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि चाहे हॉलो चाहे सॉलिड हो, चार्ज सरफेस पे रहता है। चार्ज कहां रहता है, सरफेस पे रहता है, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा। तो बेटा मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, यहां पर चार्ज है इसके पास है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग R, कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये चार्ज बाहर की तरफ, जहां पर चार्ज होता है वही गॉसियन सरफेस बना सकते हो, जहां पे चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस में बनाने को सब जगह बना सकते हो, लेकिन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो पहला इनसाइड एक पॉइंट हो गया, सेकंड आउटसाइड, और थर्ड बेटा सरफेस हो गया, ठीक। इनसाइड आउटसाइड और सरफेस हो गया। अब सोचो बेटा, पहले बाहर की तरफ आउटसाइड, तो आउटसाइड ये कुछ सरफेस बनाएगा ऐसे, ठीक, एक सरफेस बना। मान लो आउटसाइड हमने यहां पर लिया एरिया वेक्टर, ठीक। तो सोचो बेटा इसकी डिस्टेंस मान लेता हूं कितनी, R। फर्स्ट पोर्शन हमने सॉल्व किया आउटसाइड, क्या बच्चा R से बड़ा है, क्या डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है, डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है, ठीक है। देखो चार्ज अंदर चला गया ना सरफेस के, तो गॉस लॉ लगा सकते हो, तो गॉस लॉ लगा सकते हो, तो फाई E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या होता है बेटा, सरफेस इंटीग्रल E dA cos थीटा इक्वल Q अपान, बेटा इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, बाहर। तो देखो प्लस के लिए फील्ड लाइन भी तो कहां निकलेंगी, सब बाहर ही तो निकलेंगी, देखो सब कहां जाएंगी, बाहर जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो बताओ E
सरफेस इंटीग्रल dA इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ बेटा E सरफेस इंटीग्रल कितना मिलेगा 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर, 4 पाई इक्वल बच्चा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ E कितना मिला बच्चा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात ठीक है। क्या आपको एक रिजल्ट मिल रहा है E आउटसाइड में प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, आउटसाइड में देखो प्रोपोर्शनल 1 अपान। अच्छा एक समस्या है, अब समस्या क्या उसको सुनो। मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है बच्चा Q, और Q क्या होता है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप चेंज कर लो तो E बताओ क्या मिलेगा, सॉरी हाँ ठीक बेटा। तो अगर आप चेंज कर लो तो Q इक्वल होता है सिग्मा इंटू ए। तो बताओ E यहां से E कितना मिलेगा, E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा Q की जगह सिग्मा इंटू ए कितना 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में बच्चा आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। तो बताओ कुछ कैंसिल 4 पाई आर स्क्वायर। तो बोलो E कितना आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। जो आपने चार्ज निकाला ना एरिया, तो एरिया पूरे का लोगे, सरफेस का मत ले लेना कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर दो। कर सकते हैं लेकिन वो सिचुएशन तब की है जब सरफेस से आ रहा हो चार्ज अंदर भरा हो, तब कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल सिग्मा अपान, वैसे मेन ये वाला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा सोचो बेटा कि मान लो थोड़ी देर के लिए हम सरफेस पे चले जाएं तो रेडियस और डिस्टेंस सेम हो जाएंगी, रेडियस और डिस्टेंस सेम हो जाएंगी। तो यहां पर क्या लिखोगे कैपिटल आर, यहां क्या लिखोगे कैपिटल आर। अगर हम एट सरफेस पे चले जाएं तो बोलो क्या लिखोगे E इक्वल के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर, के क्यू बाई सो के कहते हैं, सो क्यू अपान रेडियस का स्क्वायर। बोलो ठीक है इतनी बात। अच्छा एक तरीका और है आपके पास, चलो पहले इसको कर लो, E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है सरफेस पे कांस्टेंट होती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है, कांस्टेंट होती है। सरफेस पर कैसी होती है, मैक्सिमम होती है और कांस्टेंट होती है। ठीक, अब आगे बढ़ो बेटा, इनसाइड आओ अंदर की तरफ। बेटा तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए, हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इनसाइड। तो इनसाइड को पहले फिगर बना लो। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, यहां पर बेटा चार्ज दिया था, रेडियस कितनी थी बेटा आर थी, रेडियस कितनी थी आर थी। मैंने अंदर बनाया सरफेस, अंदर सरफेस बनाया। ठीक, अंदर सरफेस बनाया तो बताओ कितनी आर। क्या बच्चा अब आर रेडियस से छोटा है, आर रेडियस से छोटा है। ठीक, हाँ तो अब बताओ क्या करूं बेटा, फाई E इक्वल क्या लगाना क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा इनक्लोज्ड, क्या अंदर कोई चार्ज है, क्या कोई अंदर चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस इनसाइड। कोई भी फील्ड लाइन अंदर से पास नहीं करेगी, अंदर से पास नहीं करेगी तो बेटा फ्लक्स कितना 0, और फ्लक्स 0 तो बेटा फील्ड कितनी 0। जब फ्लक्स 0 तो फील्ड कितनी 0। जब फ्लक्स 0 होगा तो फील्ड, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, जब कोई चार्ज होगा नहीं तो फ्लक्स होगा नहीं। अच्छा ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। बेटा इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है कुछ, देखिए चलिए यहां से मैं ग्राफ बनाता हूं, E वर्सेस R का ग्राफ। ठीक, E वर्सेस R का ग्राफ। ये बेटा सरफेस था, ये सरफेस था, तो ये सरफेस बना लो, यहां पर प्लस प्लस दिखा दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक, बताओ बेटा इनसाइड कितना है, इनसाइड 0 है, इनसाइड 0, तो ये 0। ठीक, सबसे ज्यादा कहां पे है, सरफेस पे। ये कौन सा है इनसाइड, E कितनी 0। सबसे ज्यादा कहां पे, सरफेस पे, सबसे ज्यादा कहां। फिर बेटा सरफेस के बाहर चलो तो देखो घट रही है, तो सरफेस के बाहर चलो,
कट रही है, तो E प्रोपोर्शनल 1/, कहां पे बेटा, कहां पे बच्चा, आउटसाइड, मतलब सरफेस पे जो मैक्सिमम है, लेकिन इनसाइड कितनी, 0, क्योंकि वहां से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है। क्यों नहीं पास कर रही है, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, तो कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। तो चाहे इसको स्फेरिकल सेल कहो, आप इसको आप हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर कहो, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर कहो, कंडक्टिंग होना चाहिए। लेकिन कंडक्टिंग का मतलब ये कंडक्टर का सब चार्ज कहां होता है, सरफेस पर। हाँ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग होता है, डाउट मत रखिएगा। हॉलो में कंडक्टिंग और सॉलिड में कंडक्टिंग एक होते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग होता है, जिसमें चार्ज अंदर की तरफ भरा रहता है, जिसमें चार्ज अंदर की तरफ भरा रहता है। तो पहले इसको नोट कर लें। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग स्फेयर, इसके दो नाम है, देखो फिर से नाम, सबसे ज्यादा लड़कों को कंफ्यूजन नाम में होता है। इंसुलेटिंग स्फेयर को कहते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुन लो, हॉलो का कंडक्टिंग हो, हॉलो का नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड का कंडक्टिंग हो, वो सब चलते हैं स्फेरिकल सेल पे। स्फेरिकल सिर्फ अलग होता है सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग। अब देखो बेटा, हमने यहां पर सबसे पहले एक लिया सरफेस, जिसमें बेटा अंदर की तरफ पूरा चार्ज भरा हुआ है, मटेरियल पूरा भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं बीच में नहीं बना रहा हूं, फिगर बनाना है, क्योंकि चार्ज भरा हुआ है। बेटा इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r, आपके पास फिर वही 3 पॉइंट है, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस। ठीक है बेटा, मान लो पहले हम फर्स्ट पार्ट इनसाइड की बात करते हैं, अंदर की, इनसाइड। बेटा हमने अंदर एक सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस, जिसकी डिस्टेंस क्या मान ली, r। क्या बच्चों r से छोटा है, r से, अच्छा ठीक है बेटा, मैंने एक काम किया, यहां पर एक सरफेस काटा, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। क्या बच्चों इसकी फील्ड लाइन भी बाहर जा रहे हैं, वो तो डायरेक्शन सेम हो गई। अगर डायरेक्शन सेम हो गई तो फाई ई इक्वल सरफेस इंटीग्रल ई डीए। बेटा फाई ई कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल बेटा ई इंटू सरफेस इंटीग्रल डीए। बोलो इतनी बात ठीक है बेटा, ई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ई, बेटा एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक समस्या है बच्चा, जब किसी चीज को तोड़कर अंदर जाते हो तो चाहे मास हो वो भी लॉस करता है, चार्ज हो वो भी लॉस करेगा। भाई एक सरफेस पे 100 कूलाम चार्ज है, तो आप अगर उसमें 2-3 सेंटीमीटर अंदर चले गए तो कुछ तो चार्ज कम हुआ होगा, कुछ तो लॉस हुआ होगा, क्योंकि चार्ज और मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो जब मास लॉस करता है तो चार्ज भी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो बच्चा ये जो चार्ज है वो आखिर है कितना, ये जो चार्ज है वो है कितना, मेरी बात समझ गए, ये जो चार्ज है वो कितना है। ठीक, तो एक काम करते हैं बेटा, क्या आपको पता है कि Q इक्वल होता है रो इंटू वी, क्योंकि स्फेयर है 3D है, तो बेटा Q इक्वल रो, तो रो है, और V कितना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात ठीक है। जरा देखो यहां पर बेटा, E की जगह Q की जगह रखो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अपॉन में आओ बेटा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ एक बचा, तो बताओ E इक्वल कितना आया, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बात ठीक है बेटा, कितना आया, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो फिर रो को चेंज कर सकते हो Q अपान V से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो V अगर पूरे का वॉल्यूम लेना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, कौन सा आर, कैपिटल आर, कौन सा आर, कैपिटल आर। ठीक, अब से सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से,
ये बेटा इनसाइड है। क्या आपको एक रिजल्ट मिल रहा है ई इनसाइड प्रोपोर्शनल आर, ई इनसाइड प्रोपोर्शनल आर मिल रहा है, ठीक है। ई इनसाइड प्रोपोर्शनल मतलब फील्ड बढ़ेगी जब आर बढ़ेगा, लेकिन भैया आर बढ़ेगा कब तक, आर इक्वल 0 से बढ़ते 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 इसके सरफेस से थोड़ा पहले, सरफेस से, लेकिन होता क्या है सरफेस में भी सेम होती है, माना तो सरफेस पे भी सेम जाता है, ठीक। चलो अच्छा, अगर मैं इस रो की जगह बच्चा इस रो की वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, मान लो चार्ज के टर्म में लाना चाहता हूं, तो क्या इस रो की जगह हम लोग क्यू अपॉन वी लिख सकते हैं? बताओ वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई, छोटा आर बड़ा आर, बड़ा आर। अगर आप चेंज करना चाहते हो कि हमको उसी टर्म में यूज करना है, तो मैं यहां कर देता हूं, क्या कर सकता हूं, E इक्वल बेटा रो की जगह हाँ रोने लगो, Q बाई वी, वी कितना पाई आर क्यू इंटू बच्चा इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन। तो बेटा 3 से 3 मर गया, ठीक। तो इक्वल क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के कहते हो, क्या बच्चा क्यू है, क्या बच्चा आर है, क्या बच्चा पान में आर क्यूब है, क्या आप संतुष्ट हैं? इक्वल के क्यू आर बाई आर क्यू, बोलो बात ठीक। ये चार्ज के टर्म्स में, और ये बेटा डेंसिटी के टर्म में, रिजल्ट दोनों में ही मिलेगा, ये प्रोपोर्शनल आर, ठीक है। तो बोलो बात ठीक है। हम चलते हैं सरफेस पे, सरफेस पे आर आर के इक्वल, तो छोटा आर की जगह बड़ा आर लिख दो, तो इक्वल क्या लिखोगे बच्चा, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, पहला फॉर्मूला तो ये बन गया, क्या बात ठीक है बेटा। यहाँ पे आर की जगह आर लिखोगे, बड़ा आर, आर से आर कैंसिल बच्चा, तो बोलो ई कितना के क्यू बाई आर स्क्वायर, बोलो बात ठीक यशदीप, ठीक, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मिला हमको सरफेस पे। अब चलते हैं सरफेस के बाद, इनसाइड में कोई डाउट, अंदर गए चार्ज लॉस किया, कितना लॉस किया हमने निकाला रो इंटू वी से, वी कितना 4/3 पाई, जहां पहुंचे उसकी डिस्टेंस आर क्यूब, यहां रेडियस नहीं लेना है, लॉस हो गया भैया। गॉस कहते हैं चार्ज जितना बंद हो, चार्ज जितना, जब तोड़ के अंदर गए तो कुछ तो हट गया ना, तो क्यू कहां बचा। अब चाहो तो कुछ लोग यहां पर क्यू को बदलने के लिए भैया क्यू डैश लिख देते हैं, आप भी लिख दीजिए क्यू डैश, बोलो ठीक है। मैंने जनरल बात समझाने के लिए उसको ऐसे ही रखा, बोलो बात ठीक, कंफर्म है। आगे बढ़ता हूं, तीसरी में सरफेस तो हो गया ना, आउटसाइड पे चलते हैं। आउटसाइड का तो बड़ी पहचान, चलिए भाई चलिए, बहुत तफरी हो गई, अब इधर आ जाइए बेटा, आउटसाइड आ जाओ, बाहर की तरफ चलते हैं। अच्छा सोचो, मान लो इसी फिनोमिना में हम सेट कर लें सबको, तो अगर हम इसी फिनोमिना में सेट कर लें तो बेटा इस आर क्यूब की जगह आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस लिखोगे, आर क्यूब, कौन सा आर, आउटसाइड का मतलब ये हुआ कि ये सरफेस था आपका, अंदर भरा था बेटा चार्ज, ठीक है। अब तो ध्यान सुनना, आउटसाइड बाहर आना है आपको, इसकी रेडियस बच्चा आर थी, अब ये हो गई आर, क्या बच्चों आर से बड़ा है, डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है। अब चार्ज का लॉस तो हुआ नहीं, अगर चार्ज का लॉस नहीं हुआ तो फार्मूला तो यही लगेगा, ध्यान सुनना, फार्मूला यही लगेगा, लेकिन यहां पर जो आपने ये जो फिनोमिना सेट किया है वो बदल जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, सीधे हम एक काम करते हैं, चार्ज का लॉस हो नहीं रहा तो आपको डेंसिटी के टर्म में चाहिए नहीं, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे, यही आर स्क्वायर। तो बताओ ई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ये तो मिलेगी ना, क्यू अपान आर। अब सोचो इसके टर्म में आना चाहो, इधर
तो इधर टर्म में आ जाओ तो के क्यू आर, आर क्यूब, देखो वही बनना है कि नहीं बनना है जो मैं कह रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बोलो बेटा ई कितना आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आपको बच्चा फिर वही रिजल्ट मिला आउटसाइड, ई आउटसाइड बताओ क्या मिल रहा है आपको, प्रोपोर्शनल 1/, फिर वही बेटा बात मिल गई, ठीक है। प्रोपोर्शनल 1/, भैया बाहर की तरफ जब जाओगे तो चार्ज लॉस नहीं करेगा, तो जब लॉस नहीं करेगा तो चार्ज की वैल्यू निकालोगे क्यों, मेरी बात समझे कि नहीं। जब लॉस नहीं कर रहा है, हाँ इसको चाहो तो आप बदल सकते थे डेंसिटी के टर्म्स में, लेकिन डेंसिटी के टर्म्स में चेंज मत करना क्योंकि फिनोमिना यहां से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटसाइड है, इनसाइड था, इनसाइड कहां गया, प्रोपोर्शनल था, इनसाइड ये लिखे, ये लिखा ई इनसाइड प्रोपोर्शनल आर, बोलो बात ठीक है, ई इनसाइड प्रोपोर्शनल आर। हम ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ के लिए बेटा इधर जगह जरा सेट कर लो, इधर ग्राफ ई वर्सेस आर का ग्राफ बना लो बेटा, ई वर्सेस आर का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बेटा हो गया इंसुलेटिंग, यहां पर चार्ज बेटा फिल कर दो, बताओ इनसाइड बढ़ रहा है ना, ई प्रोपोर्शनल आर, तो बेटा इनसाइड बढ़ रहा है, इनसाइड बढ़ रहा है, तो यहाँ ई प्रोपोर्शनल आर क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ ऐसे बना दो एरो, यहाँ पर छोटा आर किसके इक्वल, बड़े आर के, बोलो बात ठीक। बाहर चलो तो ई प्रोपोर्शनल 1/r², ई प्रोपोर्शनल 1/, स्फेरिकल सेल में अंदर 0 था, कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पर चार्ज लॉस हुआ, उस लॉस होने से ई प्रोपोर्शनल आर, एक सरफेस की रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो कहां तक बढ़ाओगे, 0 से चलोगे और अप टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आगे क्या करेगी, ये घटने लगता है, 10 सेंटीमीटर के आगे क्या करने लगता है, घटने लगता है। तो ये थे गॉस लॉ और उसके सारे एप्लीकेशंस, जितनी भी इनफाइनाइट था, 2 पैरेलल शीट्स थी, नॉन कंडक्टिंग शीट थी, ठीक है, स्फेरिकल सेल था और हमारा ये इंसुलेटिंग स्फीयर था। तो कल मिलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।